नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संसद, कार्य एवं शक्तियाँ। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं भारतीय संसद, कार्य एवं शक्तियाँ। हम सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है और संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि संसद बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है और देश या राष्ट्र की इच्छा संसद के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। देश के नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में एक प्रकार से जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता की आवाज़ को मुखरित करते हैं और लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इसलिए कहा जा सकता है कि संसद ही वो स्थल है जहाँ पर कि लोकतंत्र की प्राणवायु उसे प्राप्त होती है। प्राणवायु क्या है? जनता की अभिव्यक्ति या जनता की इच्छा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है या जनता सर्वोच्च है और जनता के लिए राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में आज के समय में परिवर्तित हो गए हैं। तो राज्य जो कल्याणकारी राज्यों के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है कि समय समय पर संसद के द्वारा जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए कुछ विचार रखे जाते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं। और वो विचार कहाँ रखे जाते हैं? वो विचार रखे जाते हैं संसद में। और संसद जो है एक तरह से लोकतंत्र का सबसे सशक्त माध्यम है। तो आइए आज हम सब लोग भारतीय संसद के बारे में जब अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो भारतीय संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संसद के 3 पार्ट होंगे। एक तो विभाग होंगे, राष्ट्रपति, और 2 भाग इसके होंगे, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं या भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और या हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। तो भारत में संसद का जो गठन होता है वो एक प्रकार से 3 निकायों के द्वारा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से भारत की संसद का गठन होता है। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के द्वारा जो भी विधेयक या विधि पारित की जाती है वो तब तक विधि का स्वरूप धारण नहीं करती है जब तक तो उसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित करके अधिसूचित ना कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं और राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन हैं जिनसे मिलकर के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा भारत की संसद का गठन होता है। तो भारत की संसद को कौन से अधिकार प्राप्त हैं और भारत की संसद की कौन कौन सी शक्तियां हैं या कौन कौन से कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन संविधान के द्वारा संसद को सौंपा गया है, उनके ऊपर आइए हम सब लोग चर्चा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसद का जो पहला कार्य है वो है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। व्यवस्थापन कार्य
ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद का मुख्य कार्य जो है वो व्यवस्थापिका का है, और व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग है जो विधियों का निर्माण करती है। तो संसद का मुख्य कार्य जो है वो संघ सूची के विषयों पर विधियों का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा समवर्ती सूची पर भी विधियों का निर्माण किया जा सकता है, और संसद जो है वो देश की संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधियों का निर्माण या व्यवस्थापन संबंधी कार्य करती है। और संसद का प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना, और जिसके द्वारा पूरे देश में कौन सी विधि लागू की जाएगी, किस प्रकार वो निर्मित की जाएगी, तैयार की जाएगी। कहा जा सकता है कि विधि का निर्माण करना संसद का प्रमुख कार्य इसलिए है क्योंकि संसद में देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, और जिनका चयन जनता के द्वारा किया जाता है, और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते देश में कौन सी विधियां या कौन सा कानून लागू होना चाहिए, इस बात को संसद के माध्यम से देश की जनता एक प्रकार से ध्वनित करती है या प्रतिध्वनित करती है। तो संसद का जो पहला कार्य है वो व्यवस्थापन संबंधी कार्य है, और संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद के द्वारा विधियों का निर्माण किया जाता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए भी संसद के द्वारा ही विधियों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से संसद का मुख्य कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य, और प्रायः संसद को जाना ही जाता है व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए, तो उसे व्यवस्थापिका के रूप में भी साधारणतया संबोधित कर दिया जाता है। और दूसरा जो संसद का कार्य है वो है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि बिना प्रतिनिधित्व के न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न जनता के ऊपर किसी कर को थोपा जा सकता है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम का एक प्रमुख नारा था। तो जो वित्तीय नियंत्रण है या वित्तीय कार्य है संसद के द्वारा संपन्न किया जाता है। संसद में लोकसभा में ही धन विधेयक या वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संचित निधि पर एक प्रकार से संसद नियंत्रण रखती है, और बजट को या जिसे वित्तीय वार्षिक प्रतिवेदन कहा गया है संसद ही पारित करती है। तो वित्तीय कार्य भी संसद के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति जैसी समितियां होती हैं जो वित्तीय संबंधी कार्यों को करने के लिए संसद की मदद करती है। ये संसद के सदस्यों के द्वारा ही गठित होती हैं, या उनके चुने हुए सांसद ही इनमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संसद का एक प्रमुख कार्य है वित्तीय कार्य, और वित्तीय कार्य के अंतर्गत पूरे देश की जो वित्तीय व्यवस्था है या संचित निधि है वो संसद के माध्यम से ही एक तरह से कह लीजिए करों का निर्धारण करना, या करों को वसूलना, या करों का विभाजन करना, या राज्य और संघ के बीच में करों का बंटवारा करना, ये सब कार्य एक प्रकार से संसद के ही माने जाते हैं। और महालेखा नियंत्रक परीक्षक की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो भी संसद में प्रस्तुत की जाती है। एक प्रकार से उनके माध्यम से संसद भारत की संचित निधि पर नियंत्रण करती है। तो संसद के द्वारा वित्तीय कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। और तीसरा कार्य जो संसद के द्वारा किया जाता है प्रमुख रूप से वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण या कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद का एक प्रमुख कार्य है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। संसद के जो सदस्य होते हैं वे सरकार के लिए एक प्रकार से चेतना का कार्य करते हैं, सरकार को जागरूक करने का कार्य करते हैं, और लोकसभा के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का या कार्यपालिका को सतत जागरूक बनाए रखने का कार्य संसद के माध्यम से किया जाता है। और कहा जा सकता है कि
कार्यपालिका पर नियंत्रण करना या कार्यपालिका पर अंकुश लगाए रखना संसद का और विशेषतया लोकसभा का एक प्रमुख कार्य है, क्योंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने हुए सांसद या प्रतिनिधि रहते हैं और सरकार जिसे मंत्रिमंडल समेत प्रधानमंत्री के रूप में संघीय सरकार को परिभाषित किया जाता है, तो वो सरकार अपने पद पर तभी तक कार्य कर सकती है जब तक लोक सदन में या लोकसभा में उसका बहुमत है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना संसद का एक प्रमुख कार्य है, सचेत करना, जागरूक बनाए रखना, या कह लीजिए कि कार्यपालिका के कार्यों को सही ढंग से निर्वहन करने के लिए सदैव जागरूक या सचेत बनाए रखने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। और ये कार्य कई तरीकों से काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के द्वारा, स्थगन प्रस्ताव, और सबसे बड़ा जो हथियार है सरकार के पास, वो संसद के पास, जब कभी उसे लगे कि जो सरकार है उसके द्वारा मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लाया जा सकता है संसद में, और सरकार को यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो त्यागपत्र देना पड़ता है। तो एक तरह से संसद का प्रमुख कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। और इसके पश्चात अगला जो कार्य संसद के द्वारा किया जाता है वो राज्य संबंधी कार्य। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद को अधिकार है कि वो विधियों का या कानून का निर्माण करे। लेकिन संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है वो एक प्रकार से एकात्मकता की ओर थोड़ा सा उसका झुकाव है, और कभी कभी विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर राज्य के संबंध में भी संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए संसद किन्हीं दो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य को विलोपित करके दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, या किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो संसद को राज्यों के संबंध में भी व्यापक अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से संसद को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर संसद के द्वारा राज्यों के संबंध में भी अधिकार पूर्वक विधि या कानून का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि 200 अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्य सूची के विषय को संघ सूची का विषय घोषित किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा एक प्रकार से राज्य संबंधी कार्यों का भी उत्तरदायित्व या निर्वहन किया जाता है। और इसके अलावा अगला जो संसद के द्वारा कार्य किया जाता है वो है संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन का कार्य। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी संविधान ऐसा नहीं होता जो एक बार निर्मित कर दिए जाने के पश्चात सदैव के लिए कालजयी हो जाए। समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने होते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संसद को प्रदान किया है, और जिसके द्वारा संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और संसद के द्वारा अब तक कई संशोधन, जिनकी संख्या प्राय 100 के ऊपर हो गई है, संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो एक प्रकार से संसद का एक प्रमुख कार्य है संविधान संशोधन करना, और संसद के द्वारा अब तक ये कार्य बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कई बार किया गया है। और इसके अतिरिक्त तो संसद से जो अन्य कार्य किया जाता है वो है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य संसद के द्वारा
कुछ निर्वाचन संबंधी भी कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद जो है वो सहभागिता करती है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सांसदों के द्वारा या संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से संसद का एक अन्य कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो सांसदों के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों को चयनित करने का या चुनने का भी कार्य किया जाता है। और इसके अतिरिक्त एक अन्य कार्य जो संसद के द्वारा संपन्न किया जाता है वो है महाभियोग संबंधी कार्य। भारत में एक प्रकार से संसदीय प्रजातंत्र स्थापित किया गया है। तो संसदीय प्रजातंत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि उनके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, और उसका संसद में पारित होने पर भी वो महाभियोग जो है वो पारित माना जाता है। तो ये कार्य भी संसद के द्वारा किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं महाभियोग संबंधी कार्य। अर्थात जब कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सही ढंग से अपने पद या कार्यों का उत्तरदायित्व निर्वहन न करें तो संसद के द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगा करके और महाभियोग को पारित करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की जो संसद है उसका गठन 3 निकायों द्वारा, राष्ट्रपति महोदय उनके अभिन्न होते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा जिसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है के द्वारा होता है। और संसद के जो प्रमुख कार्य हैं व्यवस्थापन संबंधी कार्य, जिसके द्वारा संसद के द्वारा विधियों का निर्माण किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, वित्तीय कार्य, बजट को पारित करना, संचित निधि पर नियंत्रण रखना और नए करों का प्रावधान करना, करों का बंटवारा करना, ये भी संसद का ही कार्य होता है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का मुख्य जो उत्तरदायित्व है वो संसद पर ही है। और हम कह सकते हैं कि देश की जो सरकार कार्य करती है वो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तभी तक वो कार्य कर सकती है जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत है। और फिर इसके पश्चात राज्य संबंधी कार्य भी संसद के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और राज्यों की स्थिति में या उनके आकार में या उनके प्रारूप में परिवर्तन करना, नए राज्यों का निर्माण करना, और अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची के विषयों को संघीय सूची घोषित कर दिए जाने पर या राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिए जाने पर उनके बारे में भी विधियों का निर्माण करना संसद का कार्य होता है। और संसद का एक अन्य प्रमुख कार्य है संविधान संशोधन का कार्य। अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। और अब तक भारत में कई बार संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा कुछ निर्वाचन संबंधी भी कार्य किए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा महाभियोग संबंधी कार्य भी या उत्तरदायित्व या अधिकार प्राप्त है संसद को कि जब कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं अपने कार्यों का उत्तरदायित्व सही ढंग से निर्वहन न करें तो उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनके पद पे उनको हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली स्थापित होने के कारण कई प्रकार के कार्यों का निर्वहन किया जाता है और उसकी कार्य और शक्तियाँ जो है व्यापक है। और संसद के बारे में कहा जाता है कि संसद एक ऐसा
निकाय है जहां पर देश की जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करती है और देश का शासन या देश में विधियों का निर्माण या देश का प्रशासन किस आधार पर संचालित किया जाना चाहिए, संसद की इच्छा के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि संसद जो है एक प्रकार से वो स्थल है जहां पर कि जनता की इच्छा प्रतिध्वनित होती है या जनता की आवाज की गूंज हमें संसद में सुनाई देती है। और जब कभी सरकार के द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करने में किसी प्रकार की ढिलाई या कोताही बरती जाती है तो प्रायः संसद के सदस्य उन्हें जागरूक करते हैं और उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और कई प्रकार से संसद जो है वो लोकतंत्र का प्रहरी है, अर्थात संसद ही वो स्थल है जो सदैव लोगों को जागरूक बनाए रखता है और लोकतंत्र को जागरूक किए रहता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को व्यापक अधिकार और कार्य और उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं। संसद अपनी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती है और लोकतंत्र के बारे में हम कह सकते हैं कि संसद अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में जितनी कुशलता के साथ या तत्परता के साथ अपने कार्य को सिद्ध करने में सफल होगी, उसी अनुपात में लोकतंत्र जो है देश में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि संसद की सफलता लोकतंत्र की सफलता है और संसद की असफलता एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र की भी असफलता मानी जा सकती है। तो वर्तमान समय में संसद जो है वो लोकतंत्र का प्रतीक है और भारत ही नहीं पूरे विश्व में संसद जो है वो लोकतंत्र का सबसे जागरूक निकाय या तत्व माना जाता है। तो आज हम सब लोगों ने अध्ययन किया भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियां। इसी प्रकार हम सब लोग आगे भी अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।